ट्रेड की लेन देन, या जितना जितना हम पढ़ेंगे उतना आप लोगों को याद आ जाएगा कि किसी के पास है, जैसे हमारे देश में, तो हमें क्या चाहिए, हमें मान लो ऑयल खरीदना है या तेल खरीदना है, तो हम किन के पास जाएंगे, हम जाएंगे जो है ना मिडिल ईस्ट कंट्रीज के पास, जिनके पास बहुत ज्यादा तेल की अवेलेबिलिटी है, या जिनके पास बहुत अच्छी तेल मिलती है, जैसे कि इराक बोल दो, ईरान बोल दो, दुबई। हमें फसल देंगे उनसे, उनको तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमें चीजें फटाफट मिलती है। तो ये जो हम है ना, तो ट्रेड चैप्टर पे हम जो पढ़ेंगे, उसको पढ़ने से ही हमें ये पता चल जाएगा कि ट्रेड जो है वो भूगोल में और इकोनॉमिक्स में दोनों सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जैसे मैंने आप लोगों के साथ हमेशा डिस्कस किया था और करती हूँ, कि जो है हमें भूगोल बता देगा कि हमारे पास संपदा कहाँ है, लेकिन इकोनॉमिक्स हमें क्या बताएगा कि उन संपदाओं को कैसे यूज करना है, कैसे उसको हमारे बेनिफिट में लाना है। तो आजकल जो हम इकोनॉमिक्स देखते हैं ना, उस इकोनॉमिक्स से या उस इकोनॉमिक्स की जो नॉलेज रहती है, वो नॉलेज हमें ये बताती है कि हमारे देश में या बाहरी देशों में अगर आप आजकल न्यूज भी देख रहे होंगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि अभी युद्ध वाला सिचुएशन जारी है। आप लोगों को पता है ये चीज कि यस कैसे मैम। वो इराक और ईरान यस को, मैम। वो जो उन यस देशों मैम, में उधर बहुत कैसे ना ज्यादा। वाला, बिल्कुल युद्ध वाला वातावरण वहां पे चालू हो गया है। तो बहुत बहुत वहां पे टेंशन आ गई है, बहुत अशांति आ गई है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर उस देश की जो इकोनॉमिक्स है या अर्थव्यवस्था है, अभी वो पूरी की पूरी टूट जाएगी। अभी उस देश में ना कोई व्यापार होगा, ना कोई विनियोग होगा, उस देश में ना ही माल जाएंगे ना ही माल आएंगे। तो वो देश की जो इकोनॉमी है या उसकी जो अर्थव्यवस्था है, वो अभी पूरी की पूरी टूट जाएगी, बिखेर जाएगी। लोगों को बहुत बहुत तकलीफों से जाना पड़ेगा, बहुत गरीबी आ जाएगी, बहुत कठिन परिस्थिति हो जाएगी वहां पे। तो ये विनियोग जो चैप्टर है ना, ये आपको ये भी बताएगा कि विनियोग हम एक देश में नहीं करते हैं, हम दूसरे देशों के साथ भी करते हैं। तो एक देश दूसरे देश के साथ ना जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है कुछ संपद और रिसोर्सेस के लेन देन में। अगर उन संपद और रिसोर्सेस के लेन देन में हमें कमी आ जाती है, या किसी देश में बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाते हैं, जैसे युद्ध वाला सिचुएशन आ गया है, तो उनके ऊपर हम डिपेंड है तेल खरीदने के लिए। तो वो हमें कहाँ से तेल देंगे, उनके विनियोग का क्या होगा, उनके उद्योग का क्या होगा। तो इसीलिए ना हमें ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं, अदरवाइज हमें पता नहीं चलता है कि कैसे करके इन चीजों को कवर करना है। आपको थोड़ी वर्ल्ड की, मतलब सोशल साइंस जो ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। तो न्यूज़पेपर पढ़ के, या कभी कभी आप मान लो आप ऑनलाइन कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हो, जहाँ पे आपको जो अर्थशास्त्र जो पढ़ते हैं ना, अर्थशास्त्रविद, वो आपको बता देंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, उसको प्रैक्टिकल में रिलेट करके पढ़ना बहुत आसान, मतलब बहुत इजी हो जाता है जब हम चीजों को समझते हैं। तो आज जब हम व्यापार के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप ना, आप देखेंगे कि विश्व में भी व्यापार की क्या अवस्था है, कौन सा देश अभी नंबर 1 रैंक पे है। तो व्यापार को आप प्रेजेंट, या जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेट करके पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स को जानेंगे। और जब आप भूगोल पढ़ेंगे तो आप प्रकृति से रिलेट करके पढ़ेंगे। और जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप पॉलिटिकल साइंस में आप देश में जो खबरें होती है ना, उसको रिलेट करके पढ़ेंगे। तो कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद उसको थोड़ा सा
प्रैक्टिकल में भी जानना होता है, उसको थोड़ा प्रैक्टिकल में भी देखना होता है। अगर हम देखें कि यहाँ पे हम देख वर्ल्ड ट्रेड सिनेरियो इन एट प्रेजेंट, ठीक है, एट प्रेजेंट देख लेते हैं कि अभी विश्व में ट्रेड की क्या अवस्था चल रही है ना। तो फिर आप मिल जाएंगे। आई थिंक मेरा स्क्रीन सभी को दिख रहा है, सभी बच्चों को क्लियर है मेरी स्क्रीन? यस मैम, दिख रही है। अभी आप लोगों को दिख जाएगी कि विश्व में अभी क्या हो रहा है ना। स्क्रीन दिख रही है ना सभी बच्चों को? यस मैम। मेरी स्क्रीन, चलो अभी देखो यहाँ पे क्या, मतलब युद्ध के बारे में ना, अभी युद्ध से जुड़ा होता है पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स और ये युद्ध मतलब देश है ना, जब एंटर होते हैं तो बहुत मुश्किल हो। ये वर्ल्ड बैंक है, ये वर्ल्ड बैंक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के व्यापार की क्या अवस्था है। उसने एक रिपोर्ट जारी है, उस रिपोर्ट को अभी हम देखेंगे, लेकिन हमें ये भी जानना है कि ये अभी जो अवस्था चल रही है व्यापार की, वो ऐसी क्यों है, तो उसको हम देखेंगे। जान हम मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। यस मैम, आवाज नहीं आ रही। ये मैम आपकी आवाज मैम आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, अभी शायद आप लोगों को मेरी आवाज थोड़ी सी बेहतर या क्लियर आए, है ना? तो कहने का आ रही है ना आवाज? आ रही है। यस मैम, तो अभी यस आपको, मैम आ रही है। तो अभी आपको कह को जैसे हम वो रिपोर्ट पढ़ रहे थे ना, वर्ल्ड ट्रेड का जो रिपोर्ट था, कि अभी देखो कि जब हम करने जाते हैं या विनियोग करने जाते हैं तो क्या होता है, देखो कि जब आप अवस्था होती है, तो ये क्या कह रहा है, देखो रिपोर्ट का मतलब क्या है कि जब हम विश्व के जाते हैं तो ऐसा होता है कि हमारे सामने बहुत चैलेंज आती है। देखो यहाँ पे लिखा है कि 1.9%, मतलब जो हम चीजों का व्यापार करते थे ना, वो 1.9% गिर चुका है। कुछ कुछ देशों में जैसे यूरोप में बहुत ज्यादा गिरा है, लेकिन कुछ कुछ जगह एशिया इन सब में बढ़ा है। लेकिन जैसे अफ्रीका, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घटा है। देखो ये बार ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कहाँ कौन से जगह पे बढ़ा है, कौन से, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है ना, वो किसी जगह लेकिन ये विश्व के मतलब पूरे विश्व में
क्योंकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे व्यापार से बोल दो या चाहे किसी और से बोल दो। हमारे देश में वो प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि जो चीज हम दूसरों से खरीदते हैं वो हमें मिलती नहीं है। ये आपको याद रखना, ठीक है। चल है वो अभी, और विश्व के देश जो है वो एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि जैसे कि ना कोई कोई मैं कहूंगी कि कोई गांव है। उस गांव में हम विदेश की चीजें भी अपने शहर में यूज करते हैं और अपने शहर की चीजें भी दूसरे देशों में यूज करते हैं। तो ये होता है ना कि बहुत इम्पोर्टेंट एक फंक्शन हो जाता है व्यापार का। थोड़ा सा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं तो आप लोगों को याद रहेगा। लेकिन आज हमने थोड़ा अलग किया कि हमने पहले व्यापार की जो अवस्था है उसको देश में, उसको पूरे विश्व में देखा, किसी जगह बढ़ रही है, किसी जगह घट रही है। लेकिन उसके बाद हम आए ये पूरा का पूरा सीन प्रैक्टिकल में देखने के लिए। ये मतलब चैप्टर में आपके क्या दिखाया गया है। जैसे आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया कि व्यापार जो होता है या विनियोग जो होती है या व्यापार बोल दो, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज से होती है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है। उत्पादन का मतलब होता है जब आप कोई, है ना, जब आप कोई चीज प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुत करने के बाद आपसे कोई वो चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में खरीद लेता है। मतलब आपने मानो आपने कुछ 10,000 किलो की मिठाइयाँ बनाई, तो कोई आएगा वो आपसे पूरी 10,000 किलो लेके जाएगा, तो उसको घाऊक कहा जाता है। फिर वो 10,000 के अपने पास रख देगा। वो उन पैसों को थोड़ा बढ़ाकर, मतलब आपसे अगर मान लो उसने 200 रुपीज या 200 रुपए पर किलो ली हुई है, तो वो उसको थोड़ा बढ़ाकर दूसरे जो छोटे छोटे दुकान है ना, जो थोड़ा थोड़ा सामान लेते हैं, उनको बेचेगा मे बी 200 से 300 रुपीज में, है ना। तो उसको कहते हैं किरकोल, जो छोटे छोटे अमाउंट में या मान लो छोटे छोटे जो दुकान होते हैं वहां से खरीदता है। फिर वो दुकानदार क्या करते हैं, वो फिर हमें बेचते हैं, हम कस्टमर से हैं। तो वो हम तो कितना नहीं खरीदेंगे ना, तो हम एक खरीदेंगे, दो खरीदेंगे, एक पैकेट खरीदेंगे। तो उत्पादन मतलब प्रस्तुत करना, घाऊक माना जो बहुत ज्यादा परिमाण में या बहुत ज्यादा अमाउंट में फैक्ट्री से खरीदता है। फिर किरकोल का मतलब जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे दुकानों पे सप्लाई करना, उनको कहा जाता है कि किरकोल, जो थोड़े अमाउंट में खरीदते हैं। और फिर उसका मतलब होता है ग्राहक। ग्राहक का मतलब क्या होता है कि जिसको कस्टमर्स कहते हैं, कि जो चीज खरीद रहा है ना। अभी देखो, ये व्यापार का जो व्याख्या है और व्यापार जो लेन देन है वो यहाँ पे पूरी दिखाई गई है। आप लोग भले ही इसको पढ़ लो एक बार, पढ़ के आप में से ही मुझे कोई कोई समझाएंगे कि इस स्लाइड का मतलब क्या है। समझाओ मुझे, तो मुझे समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आया है। क्या है इसका मतलब? क्या मैम? ये जो स्लाइड आपको स्क्रीन पे दिख रही है, अभी इसकी व्याख्या है, इसका परस्परांबलन है, और इसकी मतलब ये मांगनी और बिक्री, ये रिश्तों के ऊपर व्यापार डिपेंड हो रहा है। तो इसको मुझे समझाओ, क्या लिखा क्या गया है स्लाइड में, क्या बताया गया है, समझाएंगे मुझे। व्यापार किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसको आप अच्छे से पढ़ो और पढ़ के मुझे बताओ। फास्ट कोई भी बता सकता है। क्या बताया गया है यहाँ पे? किसी को नहीं समझ में आ मैम रहा है? ऊपर पिक्चर है उससे मैं बताऊं? मैम समझ में आ रहा है। हाँ जी, मैंने बोला है अभी स्लाइड, इस स्लाइड को आप लोग एक्सप्लेन करें मुझे, क्या लिखा किया गया है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि व्यापार कैसे होता है, वही दिखाया मैम गया है, वो मांगनी और बिक्री। डायग्राम। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम 9.1 व्यापार संतुलन है, एक्सप्लेन करूँ क्या? हाँ बोल दीजिए, बोलिए। मैम व्यापार है ना, दो
व्यापार है ना दो खरीदी और बिक्री के बिक्री से चलता है कि जैसे कि आपके पास है ना पुस्तक की ज्यादा है, हमारे पास पुस्तक नहीं है, वो हम आपसे पुस्तक खरीदी करते हैं, इसे व्यापार कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिखा है मांगनी, खरीदी, बिक्री, पुरवठा। तो जिसके पास वस्तु ज्यादा है वो दूसरे को देता है, और जिसके पास वस्तु कम है वो खरीदी करता है। इसे खरीदी बिक्री कहते हैं, व्यापार। हम्म। तो आपने सही समझा, लेकिन मांगनी और बिक्री दोनों का एक रिश्ता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, अवलंबन करते हैं। वो कौन मुझे समझाएगा कि मांगनी और बिक्री का क्या रिलेशन है, क्या ऐसे वो लोग रिलेटेड क्यों है? कौन समझाएगा मुझे फटाफट? यहाँ पे लिखा है ना परस्पराम्लन, कैसे है? कोई भी बता सकता है, जल्दी जल्दी बताएंगे। किसी को नहीं आ रहे हैं आंसर कि नहीं मांगनी और मैम। अच्छा चलो मैं समझा देती हूँ कि मांगनी और बिक्री का रिलेशन क्या है। मान लो अगर किसी चीज की मांग नहीं है, डिमांड नहीं है, क्या वो चीज बिकेगी? हाँ कि ना? यस और नो? नहीं मैम, नहीं मैम। नहीं। तो जैसे आजकल आप देखेंगे मोबाइल फोन्स को देख लो, उनकी मॉडल्स जो है वो दिन ब दिन बदलती रहती है। आईफोन आ गया है, क्या 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 आ गया है। तो आजकल के जमाने में सैमसंग। अगर मैं वो लैंड हाँ जी, तो वो लैंडलाइन वाला फोन बनाऊं, कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, है ना? नहीं मैम। तो मांग हाँ, तो मांगनी यानी डिमांड के ऊपर बिक्री डिपेंड करती है। तो जितना डिमांड रहेगा उतनी सप्लाई होगी और उतनी वो प्रस्तुत होगी, उसका उतना उत्पादन होगा। तो अगर डिमांड ज्यादा है, आपकी मांगनी ज्यादा है, तो आपकी बिक्री भी ज्यादा होगी। अगर आपकी बिक्री कम है, इसका मतलब उस चीज का डिमांड या मांगनी नहीं है। बस इतना ही था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि व्यापार कैसे आया। तो पहले जमाने में क्या था? हमने बोला ना, पहले जमाने में हम चीजों को एक्सचेंज करते हैं। 1 किलो गेहूं के अगेंस्ट में हम एक कटोर या एक बास्केट ऑफ वेजिटेबल्स दे देंगे, है ना? तो उसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था। उसके बाद आई गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन इतनी महंगी है कि नहीं, इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो फिर उसके बाद क्या आने लगी? उसके बाद आने लगी सिल्वर कॉइन, मतलब कॉपर के कॉइन, सब धातु के कॉइन्स आने लगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया पेपर नोट, है ना, जैसे 50 रुपीज, 100 रुपीज। अब तो भाई हमारे पास एटीएम कार्ड है, एटीएम डिजिटल कार्ड के पेमेंट। साथ साथ हाँ, वो भी है। ऑनलाइन हम पैसे भेजते हैं। आप यहाँ पे बैठ के विदेश में या किसी और राज्य में व्यापार कर सकते हो। ये तो बहुत इजी है। जिस चीज में हम लेन देन करते हैं उसको दृश्यमान व्यापार करते हैं, लेकिन जहां पे हमें सुविधा मिल रही है कोई चीज की, एज सच लेन देन नहीं हो रही है, लेकिन आप उस चीज को ले रहे हो, उस सुविधा को ले रहे हो, वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन वो अदृश्य व्यापार होता है। जैसे डॉक्टर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, आप लॉयर्स को ले सकते हैं। मतलब वहां पे आपको कोई चीज ऐसे फील नहीं होगी, लेकिन आप महसूस कर पाएंगे कि वो व्यापार हो रही है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया ना, घाऊक और किरकोल, जो बहुत ज्यादा यस मैम। अमाउंट में चीजों को खरीदता है उसको भावुक व्यापार कहते हैं। आप पिक्चर्स को देख लो, है ना? इस पिक्चर में आप देखो, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन रही है, कितना ज्यादा सामान है। अब इतना ज्यादा सामान कोई एक दुकानदार तो नहीं खरीदेगा ना। तो सब सामान को जो खरीद लेगा वो भावुक है। अब ये लोग क्या करेंगे, ये इतने दुकानों में ना थोड़ा 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 करके उसका बंटन करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसको कहा जाता है किरकोल व्यापार। तो हम क्या करते हैं, हम मान लो यहाँ से इसने 100 पैकेट खरीदे, उन 100 पैकेट को ये मान लो कितने 10 दुकानों में 10 10 10 10 करके उसने डिस्ट्रीब्यूट किया और उसने बंटन कर दिया। अब वो क्या करेगा, हम जाकर के 10 पैकेट थोड़ी ना खरीदेंगे, हम एक एक पैकेट खरीदेंगे, तो हम कस्टमर्स हो जाते हैं। ये भी बहुत इजी है। मुझे कोई बच्चा हेलो समझाएगा मैम। फिर फटाफट? हाँ प्लीज बोलिए। मैम आपने बताया नानी के पहले क्या किया जाता था नानी एक्सचेंज में?
क्या मुझे क्वेश्चन नहीं दिया। पहले जमाने में एक्सचेंज हुआ करती थी। मान लो मेरे पास चावल है, तो मैं आपको चावल दे दूंगी, आप मुझे सब्जियां दे दो, ऐसे करके। वहां अभी क्या होता है, अभी मान लो आपने 2 किलो आलू खरीदा, तो उसके लिए मानो आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे। तो उस पॉइंट पे ना, वैसे ना कोई ऐसे प्रॉपरली मेजर करने वाली या कोई ऐसे कीमत लगाने वाली चीजें नहीं होती थी, तो लोगों को ठगा भी जाता था। मान लो एक गाय है ना, उस गाय को आप दे रहे हो और उसके रिटर्न में शायद आपको सिर्फ एक भाजी की कटोरी मिल रही है, तो वो तो कम हो गई ना, क्योंकि आप थोड़े समय के लिए वो सब्जियां खाओगे, वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो गाय जो ले रहा है, वो तो उससे बहुत लंबा समय वो चलेगा, उससे दूध मिलेगी, तो वो माखन बनाएगा, पनीर बनाएगा, फलाना जो भी कुछ है ना। तो कभी कभी जो आजकल हमारे पास प्रॉपर ना ऐसे मेजरमेंट हो गई है कि हम ऐसे जाते हैं दुकान में, तो वो लोग प्रॉपरली उसको मशीन पे रख के ना उसका वजन निकालते हैं। तो आजकल ऐसे हो गया है, पहले जमाने में ऐसे नहीं था। पहले जमाने में कुछ भी करते थे, थोड़ा दे के ज्यादा लेते थे, या कभी कभी बहुत थोड़ा लेते थे, कभी ज्यादा दे देते थे। ठीक है, मेरे कहने का वो मतलब था। अभी देखो, मैम ये ऐसा जो नहीं। स्लाइड है। हाँ जी। मैम आपने एक्सचेंज में वस्तु के एक्सचेंज किया ना, उसके बाद नानी आई ना, वैसा पैसे, तो हाँ, नानी के पहले क्या था, एक्सचेंज क्या? अच्छा, तो देखो ये पहले तो ये आया ना, तो इसका मतलब क्या है, इससे पहले तो इंसान वो जानवरों की तरह जंगलों में रहता था ना। जब उसने कृषि व्यवस्था स्टार्ट की है ना, उसने फार्मिंग करना स्टार्ट किया, तब उसको लगा कि अरे मैं तो इतना चीज बना रहा हूं करके, अभी मुझे बाकी चीजों की भी जरूरत है, तो मैं क्या करूं। तो वो दूसरे इंसानों से एक्सचेंज करने लगा। ये जो स्टेप मैंने आपको बताया कि ये जो एक्सचेंज करने वाले के पहले देखो ये जगह खाली है। ये जगह क्यों खाली है जहाँ पे मेरी कर्सर है, क्योंकि यहाँ पे इंसान जंगलों में आदिम जीव की तरह रहता था, बंदर था वो। हम्म, बंदरों के जैसे वो इधर उधर जाता था। तो ये जो एकदम पहले जमाने में जब इंसान को कुछ नहीं आता था, उस टाइम की बात है। उसके बाद से ही एक्सचेंज स्टार्ट हुआ। एक्सचेंज कब से स्टार्ट हुआ, तभी से स्टार्ट हुआ जब से उसने कृषि काज करना स्टार्ट किया। ठीक है, तब से जो है ना वो बार्टर सिस्टम या एक्सचेंज करने वाला मेथड आया। सभी तक को अब आई थिंक क्लियर है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी देखो, स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, मुझे सब कोई ये स्लाइड एक्सप्लेन करेंगे। जिनको आता है वो फटाफट एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दें। फास्ट। मुझे मैसेज पे नहीं, अनम्यूट करके आप लोग बताएंगे कि उस स्लाइड का मतलब क्या था। हाँ ज्ञानेश्वरी। मैम मैं स्थानिक व्यापार का बताऊं? मैम वो हाँ स्क्रीन बोलिए ना, शेयर करो ना। मराठी में बताऊ क्या? बोलिए बोलिए। स्थानिक व्यापार म्हणजे एका मर्यादित भौगोलिक क्षेत्रातील गाव, शहर किंवा तालुका खरेदी विक्रीचा व्यवहार जेव्हा ग्राहक आणि विक्रेते एकाच परिसरातील असतात तेव्हा त्याला स्थानिक व्यापार म्हणतात. ओके, मुझे प्रादेशिक बताएंगे कोई, प्रादेशिक। प्रादेश हाँ, प्रादेशिक मतलब क्या होता है कि आप किसी प्रदेश के मध्य में कर रहे हैं ना, कोई स्थान के बीच में कर रहे हैं। राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, जब आप देश के अंदर ही कर रहे हैं। और अंतरराष्ट्रीय मतलब जब आप दो देशों में कर रहे हैं, है ना। स्थानिक होता है लोकल, जब हम लोकली कुछ चीज खरीदते हैं, मार्केट से कुछ चीज लेके आ गए। प्रादेशिक, आप उसी शहर में कर रहे हैं। राष्ट्रीय, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में कर रहे हैं। और अंतरराष्ट्रीय, एक देश से दूसरे देश के बीच में कर रहे हैं। ठीक है, चलो, मेरी आवाज ब्रेक हो रही थी, अच्छा थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था शायद से। ओके, नेक्स्ट, ये स्लाइड देखिए। ये स्लाइड मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है। आयत, निर्णायत और व्यापार का समतोल, ये मुझे कौन समझाएगा, बताइए।
बताएंगे ताकि पूरी क्लास सुन सके। आयत का मतलब क्या होता है, निर्णायत का मतलब क्या होता है? भूल मैम मैं बताऊं? आयत जी, का मतलब आप मैम यस आयत का यस बोलिए। मतलब आप आपल्या देशात उपलब्ध नसलेल्या किंवा कमी असलेल्या वस्तू दुसऱ्या देशाकडून विकत घेणे याला आयात असं म्हणतात. ओके, और तेजस क्या बोलेंगे? मॅम आता त्या ड्रायग्राम मध्ये 9.3 मध्ये प्राकृतिकूल व्यापार संतुलन आता तिथे दिले जेव्हा आयतीचे मूल्य हे मूल्यापेक्षा जास्त असते तेव्हा प्राकृतिक व्यापार असे म्हणतात. म्हणजे आता कधी आयातीचे प्रमाण जास्त आलं म्हणजे आपण एखादी वस्तू दुसऱ्या देशामध्ये जास्त प्रमाणात देतो आहे आणि तिकडून एखादी वस्तू आपण म्हणजे कोणत्या पण देशातून आपण एखादी वस्तू कमी 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 घेत आहे. जसे की आता युद्ध चालू आहे तर मग आपल्याकडे भारतामध्ये कमी पेट्रोल आहे. आपण पेट्रोल कमी घेतो आणि दुसऱ्या देशाला आता शुगर शुगर अजून काही काही वस्तू आपण त्यांना जास्त प्रमाणात देतो. त्याला आता प्रतिकूल व्यापार असे म्हणतात. ओके, समझ में आया। अभी मुझे कोई, बरोबर आहे का? हाँ जी, मुझे थोड़ा एग्जाम्पल से कोई समझाएंगे कि आयत का मतलब क्या होता है, निर्यायत का मतलब क्या होता है? थोड़ा एग्जाम्पल से समझाएंगे तो मेरे लिए समझना आसान होगा। और बच्चे भी आंसर करें, इसमें गलत सही का कोई नहीं है, हम सभी ट्राई कर रहे हैं। सिर्फ तेजस ही क्यों आंसर करे, कोई और भी बताएंगे मुझे? सभी से पूछ रही हूँ मैं। हाँ मयूर, यस। आयत का और निर्णायक का थोड़ा एग्जाम्पल से समझाएंगे। यस, बोलिए। मयूर आप क्या बोल रहे थे, चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं मैम. तो एग्जाम्पल से कौन समझाएगा मुझे? मैंने आप लोगों के साथ एग्जाम्पल से के डिस्कस की हुई थी, है ना? तो हम कब कह सकते हैं अगर मैंने अमेरिका से मशीन्स मंगाए, ये आयत है या निर्यात है? आयात आहे आयात. आयत। और जब अमेरिका ने या मान लो इंग्लैंड ने मुझसे बहुत सारे ना मान लो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स खरीदे हैं, तो ये निर्यात है या आयत है? निर्यात. बिल्कुल। और इसका बैलेंस मुझे देखना है कि मैं ज्यादा लोगों को बेच रही हूँ या मैं लोगों से ज्यादा खरीद रही हूँ। अगर मैंने देखा कि मैंने ज्यादा खरीद लिया, मेरा इनकम तो कुछ और ही था, मानो मेरा इनकम है 100 रुपया और मैंने खरीद लिया 150 रुपए, तो मुझे क्या हो गया, उस टाइम पे उस देश को लॉस हो गया, तो उसका जो व्यापार है वो नेगेटिव हो गया। और अगर मैंने मान लो क्या किया, मैंने दूसरे देशों को ज्यादा बेचा और दूसरे देशों से कम खरीदा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह प्रॉफिट है हुआ. कि मुझे प्रॉफिट हुई, वेरी गुड। तो मुझे क्या हुआ, उस टाइम पे मेरा जो बैलेंस मतलब मेरा जो व्यापार है वो पॉजिटिव हो गया, और मैंने जितना खरीदा मैंने उतना ही बेचा, तो वो क्या हो गया, इक्वल, मतलब समतुल्य, व्यापार का समतोल हो गया। तो ये होता है आपका, ये जो यहाँ पे दिखाया गया है ना, ये डायग्राम है ना, कि अगर एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट तो तब आपका ट्रेड ओके ओके है कुछ, लेकिन हमेशा हमें देखना है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है या जो निर्यात है वो ज्यादा हो और हम जो इम्पोर्ट खरीदते हैं वो कम होना चाहिए। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। ये आप लोग जानते हैं कि भिन्न भिन्न संस्थाएं होती है जो हमारे जो व्यापार की व्यवस्था है उन व्यापार की व्यवस्थाओं से संबंधित जुड़े होते हैं। जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, EU, यूरोपियन यूनियन सिर्फ यूरोप में है, OPEC, पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का एक संस्था है, पेट्रोल से जो बच्चे डील करते हैं उनके ऊपर ही होते हैं। फिर है सार्क, जो दक्षिण पूर्व एशिया में देश है उन्हीं के साथ ही ये लोग काम करते हैं। और दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों की जो संगठन है वो है एशियन। तो दक्षिण एशियाई प्रादेशिक और ये है दक्षिण पूर्व एशियाई, है ना। तो बहुत सारे देशों को अगर वो चाहे तो इन संस्थाओं के साथ नाम लिखा सकते हैं, ठीक है। मुख्यालय तो आपको सिर्फ देखना है कि कहाँ पे क्या है।
लेकिन पॉइंट क्या है कि हम इन संस्थाओं में या कोई भी देश इन संस्थाओं से अपना नाम क्यों जोड़ना चाहता है? क्योंकि ये संस्थाएं जो है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम सीबीएसई स्कूल में जाते हैं या आईसीएसई स्कूल में जाते हैं या स्टेट बोर्ड स्कूल में जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक बोर्ड होता है जो अफिलिएट करता है हमारे स्कूल को। तो ये संस्थाएं जो है ना, ये देखती है कि जो भी देश इनके अंतर्गत रहे वो सभी व्यापार के नियमों का उल्लंघन ना करे, किसी भी लोगों का किसी भी देश के साथ दूसरे देश का कोई भी प्रकार की पार्शियलिटी ना हो, है ना। कोई भी जो व्यापार कर रहा है उसके नियम का उल्लंघन ना करे, एक दूसरे के साथ झगड़े ना हो, कोई ज्यादा कम ना हो, कोई एक दूसरे को ना ठगे, लेकिन एक दूसरे के साथ ना सहकारी बन करके चले। तो ये चेक करना बहुत जरूरी होता है कि बाजार से आप खुद खरीद रहे हो, फिर आप ज्यादा दाम में दूसरे देश को बेच रहे हो, तो व्यापार में अगर दोनों देशों में झगड़ा भी होता है तो ये संस्थाएं उस चीज को मिटाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये आप लोगों को सभी को पता है मार्केटिंग का। हाँ जी जी। मैम आपने ये बताया अभी इसके इसमें से पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा और कैसा आएगा? अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें ये चीज, फिर जो है हम अपने चैप्टर को ओपन करके दिखाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में ओके मैम। मोस्टली मुझे आयत निर्णायक का इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो मार्केटिंग का मतलब आप लोग सभी जानते हो, आप जब कोई चीज बनाते हो तो उसका प्रचार करना होता है, प्रचार करने से लोगों को पता चलता है, और लोगों को पता चलने से आपकी कंपनी का नाम बढ़ता है, और बढ़ने से जो है ना आपको बहुत बेनिफिट मिलती है ना। तो ये है वो बात। और विज्ञापन के लिए आजकल हमारे पास मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप्स है, इंटरनेट है, तो हम बैठ के घर में ही ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कोई चीजों का व्यापार कर सकते हैं, एक देश में रहकर दूसरे देश को बेच सकते हैं, तो इसको ई मार्केटिंग कही जाती है। नेक्स्ट, आप लोग सभी जानते हो कि व्यापार इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, मार्केटिंग व्यापार में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो कौन सी कंपनी का है। अगर उस कंपनी की चीजें हमने देखी कि वो कोई बड़े कंपनी से है या कोई अच्छा कंपनी है, तो हम उसी को खरीद लेते हैं, है ना। हम ये नहीं देखते कि हम क्यों ले, लेकिन हम उस कंपनी पे भरोसा करते हैं। लेकिन मान लो उसके मुकाबले अगर कोई नई कंपनी आई है, वो सस्ते में भी दे रही है, तो हम शायद स्टार्टिंग में ना ले। तो क्या डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का नाम, फिर आपने कंपनी के नाम के ऊपर कितना ना आपका मतलब आपके पास आपने कितने अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं। आप जितने अच्छी चीजें बनाएंगे, लोग उसको इस्तेमाल करके जितना खुश रहेंगे, तो आपकी कंपनी का मुनाफा उतना बढ़ेगा। तो वो एक गुडविल हो जाती है कि हम इसी कंपनी से चीजें खरीदेंगे। तो क्या होता है, इसके लिए जब भी कोई नई कंपनी मार्केट में आती है तो वो सबसे पहले मार्केटिंग करती है, मतलब विस्तार करती, प्रचार करती है, टीवी से करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, आजकल तो इंटरनेट से कर रही है, एड्स वगैरह जो देते हैं। इससे क्या होता है, लोगों को पता चलता है और वो अच्छी चीजें बनाती है। अच्छी चीजें बनाने से ना उसकी जो नाम मान है, उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाती है और वो कंपनी मार्केट में बहुत फेमस हो जाती है। तो आज जो कोई कंपनी मान लो बहुत नाम है जिस कंपनी का, मान लो सैमसंग है, वो इंडियन कंपनी तो नहीं है, लेकिन कुछ भी, नोकिया है, ये कंपनीज इतनी फेमस क्यों है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले, ये भी एक दिन नए थे लेकिन इन्होंने बहुत प्रचार किया, अच्छी प्रोडक्ट्स बनाई, पहले सस्ते सस्ते दामों में दी, फिर जब उनका नाम बाला हुआ तो जाकर के उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए, लेकिन अभी भी अच्छे क्वालिटी देते हैं। तो क्यों जो है ना, हम हमेशा अच्छी चीजों को खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी को देखते हैं, किसी और कंपनी को हम क्यों नहीं देखते? इसीलिए नहीं देखते क्योंकि अगर हम अच्छी कंपनी से चीजों को खरीदेंगे तो क्या होगा, अच्छी कंपनी से चीजों को खरीदने से ना हमारी चीजें ज्यादा टिकती हैं। ठीक है, तो ये था आपका व्यापार का चैप्टर। इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से क्या है, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? ओके, उम्मीद है सभी को समझ में आई। ठीक है, यस मैम।
ओके, चलो एक काम करते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक को थोड़ा सा निकाल के दिखाते हैं। हेलो मैम। हाँ जी, मैम सैमसंग दुबई की कंपनी का। आपकी आवाज ना ब्रेक हो गई, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैम सैमसंग वो मोबाइल की कंपनी है ना, वो दुबई से है क्या? हाँ जी, नहीं वो चाइना की है। हम्म, चाइना की। चलो आपके ट्रेड का चैप्टर हम जाते हैं। इसमें से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं मैं आपको बता दूं। ये जो फिगर है ना, ये ट्रेड का, आपके पास यहाँ से 2 मार्क्स के सवाल आ सकते हैं। ये व्यापार क्या होता है, एग्जाम्पल से आपको समझाना है। व्यापार में मतलब बिक्री में, ये वाला स्लाइड, ये वाला, ये जो हमने पढ़ा ना, इनका जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ, जो परस्पर है, तो ये आपको आ सकता है कि मांगनी और बिक्री, इसके ऊपर व्यापार क्यों निर्भर करता है। जितनी मांगनी उतनी बिक्री, तो व्यापार भी बढ़ता जाएगा। लेकिन इसका ऑपोजिट भी सही है। मुझे यहाँ पे इन दोनों का दृश्यमान अदृश्यमान व्यापार के एक एक मार्क के लग सकते हैं, विथ एग्जांपल्स आपको समझाने हैं। ठीक है, फिर भावुक और किरकोल का भी, ये जो है ना, ये आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, अगर 4 मार्क के क्वेश्चन आपको आते हैं तो। ये डिफरेंट टाइप्स के व्यापार क्या होते हैं, ये हेलो मैम। आयत निर्णायक, यस। मैम घाव और किरकोळ व्यापार है ना, वो डिफरेंट में आएगा। हाँ देखा, डिफरेंस में आएगा, आ सकता है। यहाँ पे 4 मार्क के लिए मैंने आपको क्या बोला, 4 मार्क के लिए मैंने बोला कि 4 टाइप्स, ये डिफरेंट 4 टाइप्स में आपको पूछा जा सकता है कि कितने टाइप्स के व्यापार होते हैं। ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। आयत निर्णायत और ये जो समतोल वाला व्यापार है, इसको सबसे अच्छे से एग्जाम्पल से आप लोग पढ़ के जाओगे, क्योंकि ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, बहुत यूनिट ज्यादा। टेस्ट में आया था इसका क्वेश्चन। हाँ देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है इकोनॉमिक्स का। ये जो क्वेश्चन है ना, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इसमें से मुझे 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन नजर आ सकता है। या तो आपसे पूछ लेगा कि इसका फुल फॉर्म बताओ, ये एशियन सार्क ओपेक कितने देश मेंबर्स हैं, हाँ मुख्यालय कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उद्देश्य या कार्य एक एक पढ़ के जाओगे तो मुझे लगता है काफी है, काफी है। ठीक है, चलो ये वाला मुझे मार्केटिंग का, ये मुझे इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। 2 मार्क के लिए आ सकते हैं, मार्केटिंग का मतलब और उद्देश्य इसका क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके पास आ सकता है क्वेश्चन। उतना कुछ नहीं है ये भी, हाँ यहाँ भी आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के जा सकते हो। मुझे एक एक मार्क के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग सकते हैं। ये विपणन का क्या मतलब होता है और मार्केटिंग में इसकी क्या प्रभाव हो सकता है, तंत्र ज्ञान की, टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है, तो ये मुझे इम्पोर्टेंट। हाँ, लेकिन एक बात है कि आप जब भी इस चैप्टर को लिख रहे हैं तो आप जितना एग्जाम्पल से लिखेंगे ना, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है, सभी चीजें आपके मार्केट से जुड़ी हुई है। जैसे आप इसको ही देख लो, इस स्लाइड को ही देख लो, आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हो। इसमें भी आप टेक्नोलॉजी में आप बोल सकते हो कि आजकल फेसबुक को इस्तेमाल कर लोग व्यापार कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, हमारे पास ऐप है जिसके द्वारा हम अपना भी ऐप बना सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, फिर हमारे पास जो है ना, हम अपना भी नया अपना वेबसाइट या अपना ऐप खोल सकते हैं, उससे हम व्यापार कर सकते हैं। तो आप ऐसे ऐसे ना अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दो, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं? मैम विपणन म्हणजे काय? हाँ, विपणन, एडवर्टाइजमेंट समझ में आता है, एडवर्टाइजमेंट टीवी में जो होता है, यस मैम। तो वो बता। तो देखो कैसे, यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ दिख रही होगी,
कि जहाजों से कैसे दूसरे देशों की चीजें हमारे देश में आ रही है। तो ये कुछ 2025 की एक रिपोर्ट है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कैसे, है ना, कि जब आप कोई देश से चीजों को अपने देश में लाते हो तो क्या होता है ना कि वो वहां पे आप मान लो अमेरिका से इंडिया में ला रहे हो। अब अमेरिका में क्या है, डॉलर्स है, हमारे इंडिया में है रुपीज, है ना, हम पैसे रुपीज में लिखते हैं, रुपीज 10, रुपीज 20। तो क्या होता है ना, $1 की वैल्यू मान लो 70 से 80 रुपीज हो जाती है, 80 रुपए। और हम एक यहाँ पे $1 मतलब वहां के 80, वहां का $1 यानी हमारे 80 रुपए। तो क्या होती है ना, विदेशी जो चीजें होती है बहुत महंगी होती है, अगर हम उनको ज्यादा खरीदेंगे तो हमारा लॉस हो जाता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जितना इंपोर्ट मतलब दूसरे देशों से चीजों को लाना वो कम होनी चाहिए। तो अभी क्या बोल रहे हैं इस रिपोर्ट में कि देखो क्या है कि पहले 1960 से, है ना, 1960 से 2003 तक व्यापार सबसे ज्यादा कैसे 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 बढ़ते गए हैं। अभी देखो कि ये पूरे विश्व की अवस्था है कि 2025 में कैसे हो सकती है ना। तो जो देश आगे बढ़ चुके हैं, मतलब एडवांस्ड इकोनॉमीज, यानी जिनके अर्थव्यवस्था बहुत आगे जा चुकी है, वो थोड़ा सा व्यापार में कम हो गए, है ना। मैम तो जैसे कि चाइना। इसका, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, बोलिए। ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ एक रिपोर्ट डिस्कस कर रही थी, व्यापार की अभी क्या अवस्था है उसको समझाने के लिए। बोलिए क्या बोल रहे थे। अच्छा, मैं आप लोगों को ये समझा रही थी कि ये है कि 2025 में पूरे विश्व में कैसे व्यापार हुआ था उसका एक रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं। अब देखो, ये जो बार आप देख रहे हो ये वर्ल्ड में ये पूरे सभी देशों को मिलाकर व्यापार है। ये जो आप थोड़ा सा छोटा वाला बार देख रहे हो ये किसको दिखा रहा है, ये उसको दिखा रहा है कि जो एडवांस्ड है, मतलब जो देश काफी आगे है, उन्होंने इतना व्यापार किया है। और जो मिडिल वाले देश है ना, मिडिल इनकम वाले देश है, उन्होंने इतना व्यापार किया है। तो देखो, अगर पूरे विश्व में हम देख ले, पूरे विश्व में इतना व्यापार हुआ है, तो जो देश बहुत आगे जा चुके हैं उन्होंने इतना किया, लेकिन मिडिल वाले जो देश हैं उन्होंने काफी व्यापार किया है। क्यों? क्योंकि वो अपनी चीजें ज्यादा बेचते हैं ना कि खरीदते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे देश होते हैं उनके पास बहुत स्कोप रहता है कि हम आगे कैसे जाएं। ठीक है, यही मैं आप लोगों को समझा रही थी। थोड़ा सा स्क्रीन शेयर ऑफ करते हैं। आप लोग बताएंगे, कुछ पूछना है आप लोगों को अगर। नो मैम। ओके। तो आप सभी पढ़ेंगे स्टार्ट। ठीक है।
मैम आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों से इतना बोला कि आप लोग जो है, आप लोग थोड़ा सा ना घर में या अपने आप से ना थोड़ा क्वेश्चन आंसर लिखने का अभ्यास, पढ़ने के बाद मुझे बताएं आकर के कि मैम ये मुश्किल आई, ऐसे ऐसे हमने आंसर्स लिखे, आपने जैसे बताया। तो थोड़ा आप लोग पर्सनल प्रैक्टिस करो, मैं आप लोगों के साथ ये कह रही थी कि यूं तो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं कि आंसर्स कैसे लिखने होते हैं, पेपर में प्रेजेंटेशन कैसे करना होता है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा ना डिस्कस, मतलब अपने आप भी थोड़ी पढ़ाई पढ़ो घर में, फिर आकर के मुझे बोलो, है ना। तो मुझे जो है वो अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं। यस यस, मैम, क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास तो कल है आप लोगों के साथ मेरी। ओके मैम। ठीक है, चलिए देखते हैं कोई वीडियो आप लोगों को अगर दे सकते हैं तो। अच्छा, एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, आप लोग देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, सभी बच्चों को दिख रही है ना? भी देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कारोबार होता ही रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके इतना ज़रूर बताइए कि आप लोग कौन सी सिटी में रहते हो। तो अब जान लेते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। दोस्तों, पहले के ज़माने से ही एक देश दूसरे देश के साथ खरीदी और बिक्री करता आ रहा है, जिसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना कहते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो एक समय में गरम मसालों के लिए भारत को पूरे विश्व में जाना जाता था और हमारे यहाँ से गरम मसाले पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हुआ करते थे। इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंपोर्ट की एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। हिंदी में इसे आयात करना भी कहते हैं। भारत में किसी अन्य या बाहरी देश से किसी प्रकार की वस्तुओं को खरीदना आयात करना कहलाता है, यानी कि इंपोर्ट कहलाता है। और अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट की बात करें तो इसका हिंदी भाषा में अर्थ होता है निर्यात। इसका मतलब अगर हम किसी वस्तु को भारत से दुनिया के किसी अन्य देश में बेचते हैं तो इसको निर्यात करना कहते हैं। मतलब अगर हम हमारे देश के मसाले वगैरह किसी दूसरे देश में भेजते हैं तो हम उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर बाहर से कोई कंप्यूटर वगैरह या कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह अगर हम इंडिया में ला रहे हैं तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। तो दोस्तों, अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो समझ में आया, एक्सपेक्ट करते हैं। हेलो मैम। यस, यस, मैम भारतामध्ये ना, सर्वात जास्त किती होतं मॅम? मुझे समझ में नहीं आया, क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे? मॅम भारतात आहे ना, शेती सगळ्यात मोठा व्यापार आहे ना? हाँ, हाँ, ऐसा ही है। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं आज, नेक्स्ट क्लास आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू एंड गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू। ओके.
बाय मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय।